देखो, यहाँ पर सबसे पहले था कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिसिंग था, और हमने आईआरआर बताया। आईआरआर क्या बोलते हैं? पीवी ऑफ इनफ्लो इक्वल्स टू पीवी ऑफ आउटफ्लो एट ए गिवन रेट इज नोन एज आईआरआर। जिस रेट पे ये दोनों इक्वल होता है वो आईआरआर है, और हमारे सम्स में यही मिसिंग भी है, ठीक है ना, यही मिसिंग भी है। तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ गया। अभी हमें सॉल्व करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट एम। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो पहले ही बोला भी था, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यही है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़े, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,71,300। अभी अगला है पे बैक पीरियड। पहले ये आंसर मैं दे दूं, पे बैक पीरियड के लिए क्या आएगा? पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है? क्योंकि कांस्टेंट है, याद रखना, ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में केस में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इनफ्लो, जो भी है इनफ्लो या प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट है 171,300 डिवाइडेड बाय 60,000, कितना आ जाएगा? हाँ, 2.855 ईयर्स, ये भी दिया था ना? अच्छा, 22, अच्छा वही आया, कोई बात नहीं है। वो मैच कर जा रहा है, बट वो रेट, वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। उस पॉइंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों मैच कर जा रहा है, बट दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी एक कंसेप्ट समझिए, हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका, हाँ, इसका फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो। Profitability index is given. Profitability index is what? 1.064. 1.064 equal to PV of inflow. PV of inflow. PV of inflow नहीं, PV of inflow तो NPV के अकॉर्डिंग लेंगे ना। तो PV of outflow वाले हम लोग ले सकते हैं 171,300। बोलोगे क्यों, वाई? सुनो इधर, दिस इज इनफ्लो, बट दिस इज बेस्ड ऑन 15%। दिस इज बेस्ड ऑन 15%। तो तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट क्या है, तो तुम पीवी निकालोगे कैसे? यानी तुम्हारा पीवी ऑफ इनफ्लो मिसिंग है। आउटफ्लो पता चल गया, क्योंकि आउटफ्लो तो सेम ही रहेगा, आउटफ्लो सेम रहेगा। और आउटफ्लो के लिए अब बोलोगे सर आउटफ्लो के लिए वो परसेंटेज क्यों लिए? क्या बोलोगे? आउटफ्लो के लिए वो परसेंटेज क्यों लिए? क्योंकि आईआरआर गिवन था, तो आईआरआर के लिए परसेंटेज लिए। अभी नीचे आ जाएगा पीवी ऑफ इनफ्लो। पीवी ऑफ इनफ्लो, तो जब पीवी ऑफ इनफ्लो निकालेंगे, ये आ जाएगा पीवी ऑफ इनफ्लो 171,300 इंटू 1.064, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। वन एट डबल टू सिक्स थ्री आ गया ये। अभी इधर सुनिए, अभी अगर मैं सॉल्व करने के लिए बोलूं, इधर देखिए, पीवी ऑफ इनफ्लो एक्चुअली निकलता कैसे है? तो मेरे पास इनफ्लो इनटू पीवी ऑफ कोई भी परसेंटेज, पीवी ऑफ कोई परसेंटेज, ठीक है ना। पीवी फैक्टर सिंपली हम लोग क्या बात करेंगे, इनटू जो भी हमारा पीवी फैक्टर रहेगा वो भी क्यूमुलेटिव, मतलब ऐड किया हुआ, क्यूमुलेटिव। तो हमारे लिए पीवी ऑफ इनफ्लो है 1812263। इनफ्लो है 60,000 इंटू पीवी फैक्टर, तो हमारे लिए पीवी फैक्टर हो जाएगा 182,263 डिवाइडेड बाई 60,000। देखो बताओ पीवी फैक्टर किसका आ रहा है, कितना आ रहा है पीवी फैक्टर?
कितना आएगा 3.038 ये आ रहा है। अब चेक करो कि ऐसा कोई परसेंटेज है 3.08, वो जो अलग अलग परसेंटेज दिया गया था देखो यहाँ है 3.038, देख रहे हो? इसका मतलब वो कितने परसेंट का पार्ट है 12%। अच्छा अब रुक जाते हैं, मान लो वो दिया हुआ नहीं रहता तो क्या करते? नहीं अब अपने कोई भी परसेंटेज नहीं है, देयर इज नो परसेंटेज, तो क्या करते? तो हमें चेक करना पड़ता। कैसे चेक करते? कैलकुलेटर लेते, सपोज 15% IRR है 15%, तो परसेंटेज 15 से ऊपर नहीं जाएगा, परसेंटेज 15 से ऊपर जा भी सकता अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अलग हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बट अपने मर्जी से गेस करेंगे, एक करेंगे 15 का ऊपर का और एक करेंगे 15 से नीचे का। बट हमारा आंसर कितना आया 3.038। इधर सुनिए 15% का रेट कितना आया हुआ था 15% का 2.88। इसका मतलब अगर ये पॉइंट तभी बढ़ेगा जब रेट घटेगा, ये वैल्यू तभी बढ़ेगा जब रेट, तो अपने मर्जी से तुम 14 ट्राई करते, 10 ट्राई करते, तो 10 करते तो देखते बहुत ज्यादा आ गया, तो 11 करते, 12 करते। मतलब अगर ये गिवन चार्ट नहीं होता देन यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर, तब तुम्हें ट्रायल एंड एरर मेथड से ही पहुंचना होता, बिकॉज इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी और सिस्टम नहीं होता डायरेक्टली पहुंचने का। कोई समस्या है क्या इसमें? तो अभी देखिए, तो तुम्हारा आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है 12%। फिर तुमसे पूछा है एनपीवी, क्या पूछा है एनपीवी। तो एनपीवी क्या होता है पीवी ऑफ इनफ्लो एट द रेट 12% माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। तो तुम्हारा पीवी ऑफ इनफ्लो कितना है 182263, पीवी ऑफ आउटफ्लो क्या है 173 था 171,300, 171,300। डिफरेंस अमाउंट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना? क्या सर कुछ कॉल किया था, कॉल रिसीव नहीं किए? एक बार कॉल करके बात कर। हेलो, आज की क्लास में अभी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या कर सकता है डिसीजन लेना पड़ सकता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रायोरिटाइज करना हो कि सबसे ज्यादा पहले किस में इन्वेस्ट करेंगे फिर किस में फिर किस में। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि तुम्हारे पास एक ही, जैसे तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है और दो जगह इन्वेस्टमेंट है, दोनों में 1-1 लाख रुपया चाहिए, तो दोनों में इन्वेस्ट कर पाओगे क्या? तो यू हैव ओनली 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपया अगर है तो तुम कहीं ना कहीं एक ही जगह इन्वेस्ट करोगे। जब एक ही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा विच प्रोजेक्ट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ पेबैक, IRR, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और ARR। लास्ट डे ARR डिस्कस किए थे, क्या था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तभी फिर से हम लोग चलते हैं। सर पीवी फैक्टर कभी दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता है, इसका हमारे लिए क्या मीनिंग है? हमारे लिए मीनिंग है इफ पीवी फैक्टर इज गिवन देन टेक दोज पीवी फैक्टर्स।
If PV factor is not given, then calculate yourself and you can take up to 3 digit, 4 digit, 5 digit as per the sums requirement. कैसे समझोगे sums requirement क्या है? Sir, amount. If the all amounts are given in lakhs, so it is better to take 4 to 5 digit. If the amount given in 1000, you can take 2 digit. ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है कि कैसे सेलेक्ट करोगे. बट तुम लोग देखोगे कि एग्जाम में अमाउंट्स गिवन इन लैक्स बट द डिजिट इज 2 to 3 डिजिट. एक गिवन है, तब तुम्हें अपना बुद्धि नहीं लगाना है कि सर आंसर गलत आ सकता है. तुम्हें उसी 2 डिजिट पे ही सम सॉल्व कर देना है. कितने डिजिट पे? जो गिवन है उसी पे सॉल्व कर देना है. तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. A hospital is considering to purchase a diagnostic machine costing rupees 80,000. The project life of the machine is 8 years. तो वो खरीद क्या रहा है? एक डायग्नोस्टिक मशीन खरीद रहा है जिसका प्राइस कितना है? कितना? 80,000 और लाइफ कितना है? 8 years. And it has expected salvage value 6,000 at the end of 8 years. And the annual operating cost of machine 7,500. ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब मशीन को देखो, तुम एक डायग्नोस्टिक मशीन लगाओगे तो मशीन को रन करने का भी खर्चा आएगा कि नहीं आएगा. इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू 40,000 per annum for 8 years. Presently, the hospital is outsourcing the diagnostic work and earning commission income 12,000 per annum. अभी क्या करते हैं डॉक्टर लोग? जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर वाला पार्ट है उसको क्या करेगा? दूसरे जगह पे इन्वॉल्व, मतलब दूसरे जगह पे रेफर करेगा और बीच में कमीशन आएगा. तो अब ये सारे इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज्यादा होता है. एंड बहुत जगह पे तो कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स रहते हैं वो पर्टिकुलरली बोलेंगे भैया उसी जगह से करा के लाना, बोलेंगे नहीं तो रिपोर्ट अच्छा नहीं आएगा. समझ में है क्या? वहीं से कराना, नहीं तो रिपोर्ट. क्यों? क्योंकि बेटा हर जगह पे कमीशन फैक्टर रहता है. जितने भी लैब वगैरह है हर जगह पे देखोगे डॉक्टर नेम का लिस्ट रहता है. मतलब जाओगे तो 2 रीजन से लेते हैं. एक तो उनका मेडिकल रिक्वायरमेंट रहता है कि किसके प्रेस्क्राइब करने पे वो लैब टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा किनके किसने कितना भेजा उसका भी रिकॉर्ड आ जाएगा. अभी तुम लोग देखे ना कि एक डॉक्टर आकर सोशल मीडिया पे बोल रहा था कि वो मतलब एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनने के बाद में वो डेली बेसिस पे उसे आंसर देना होता कि कितने पेशेंट एडमिटेड हैं, कितने का ऑपरेशन हुआ, कितने को ब्लड टेस्ट के लिए रेफर किया. वो बोल रहा रिक्वायरमेंट होना हो भेजना है. पर डे का टारगेट रहता, लाइक जैसे सेल्स करते हैं मार्केट में लोग वैसे वहां पर टारगेट चलता है ना. मतलब तो अभी क्या कर रहा है? कमीशन इनकम अर्न कर रहा है. तो एक तो काम चल रहा है कि कमीशन इनकम दे रहे जा रहे हैं. वो खुद सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग खुद से लैब बना लें, और अगर खुद का मशीन लगा लेंगे तो पूरा का पूरा रेवेन्यू हमारे पास आएगा. और वो क्या है? नेट ऑफ टैक्स, मतलब 12,000 टैक्स वैक्स काट के मिलता है. अच्छी बात है. प्रेजेंटली नीचे रिक्वायर्ड वेदर वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज अ मशीन. मशीन खरीदना क्या प्रॉफिटेबल है? गिव योर रिकमेंडेशन. अब तुम्हें मैं बार बार बोला था कि योर रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एनपीवी. ये लोग बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. वो एग्जाम में सेम क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन आईआरआर. एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा. बोल सकता है रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन पेबैक पीरियड. वो कुछ भी दे सकते हैं, या बेस्ड ऑन एआरआर. तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा रिकमेंडेशंस क्या है. एंड पीवी फैक्टर 10% का गिवन है. पीवी फैक्टर 10 इयर्स का गिवन है. अब एक चीज बताओ, हर साल का अमाउंट कांस्टेंट है ना डिफरेंट है? हर साल का अमाउंट डिफरेंट है, सेम है? सेम, हर बार तो सेम ही आएगा 8 साल. तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल वैल्यू मींस जीटी फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो वी कैन गो फॉर जीटी. कैसे जाएंगे जीटी के लिए? अभी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सीएफएटी. कोई बताएगा मुझे सीएफएटी कैसे निकलता है? पहले हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट मींस लाइक सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर. फिर हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन. फिर हम लोग माइनस करते हैं टैक्स. फिर हम लोग प्लस कर देते हैं प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन. तो सबसे पहले देखो यहां पर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है? नीचे लिखेंगे रेवेन्यू का मतलब सेल्स की बात कर रहे हैं. रेवेन्यू हाउ मच? 40,000. रेवेन्यू क्या है तुम्हारा? 40,000. नीचे क्या करेंगे? लेस एनुअल कॉस्ट. कितना एनुअल कॉस्ट? 7,500.
माइनस करो 32,500, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नीचे करेंगे लेस टैक्स, कितना आएगा? लेस टैक्स लेस टैक्स एट द रेट, टैक्स रेट गिवन है क्या? एज्यूम करना अपने मर्जी से मत करना, बट टैक्स रेट होना चाहिए, टैक्स रेट मिसिंग है। अगर दिया रहता, देखो क्वेश्चन नीचे छूट तो नहीं गया ना। सम्स को अगर समझना हो तो से टैक्स रेट ले लेते हैं, क्या करते हैं? मान लो टैक्स रेट 30% या 50%, कुछ भी मान लो 30% लेते हैं, ले लिए 30%, निकालो एट द रेट ऑफ 30% टैक्स। एक चीज अभी गलती कर रहे हैं ना, वेरी गुड, अभी हम डिप्रिसिएशन माइनस ही नहीं। कितना आएगा डिप्रिसिएशन? 80,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाई 8। अब जो आएगा ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाउ मच, माइनस करके बताओ। ये फॉर्मेट तो समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करके बताओ। 23,250। अब लिखेंगे लेस टैक्स। सर टैक्स रेट, हाँ मैंने एज्यूम किया एग्जाम में गिवन 30, 40, 50 जो भी परसेंटेज रहेगा। अभी 30% बताओ कितना आएगा? 6,000 माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वन सिक्स टू सेवन एंड देन ऐड करो, ऐड डेप्रिसिएशन कितना ऐड कर लो, दिस इज कॉल्ड CF80। कितना कितना 25,000 आ गया CF80। क्या आ गया? CF80। अब ये मेरा CF80 आ गया। अब हम लोग CF80 से क्या निकालेंगे? हम लोगों को निकालना पड़ेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा? NPV। तो हम लोगों को CF80 का क्या लिखेंगे? PV ऑफ इनफ्लो। PV ऑफ इनफ्लो आएगा 25,525, 25,525 इनटू 25,525 इनटू, अब PV ऑफ 8 साल, तो कैलकुलेटर पे यहां से लेकर यहां तक जोड़ लो। अरे कांस्टेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है तो बार बार मल्टीप्लाई करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करोगे? इसी को ऐड कर लो। देखो इधर, अभी इधर तो सुनो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे, जो भी है 25 यहाँ भी, 25 यहाँ भी, 25 यहाँ भी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 909, इसको मल्टीप्लाई करोगे 826, तो टाइम बर्बाद होगा ना। तो क्यों ना हम सारे पीवी को ही ऐड कर लें, सारा पीवी को ही ऐड कर लें। पीवी को ऐड करके बताओ। 1 मेथड ये, और दूसरा मेथड क्या है, सीधा 10% का निकाल लो ना कैलकुलेटर पे। मतलब कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन GT 5.3349, 5.334। तो हम लोग भी वहीं पर ले लेते हैं 5 पॉइंट, क्योंकि 4 डिजिट बोला है तो हम लोग लेंगे 5.334, यही ना। अच्छा प्लस रुको, प्लस जो 6,000 का स्क्रैप है वो लास्ट ईयर में आएगा, और लास्ट ईयर का पीवी है 0.467, 0.467। इन सबको
अगर रुको थोड़ा सा, अगर तू जो 6,000 का स्क्रैप है वो लास्ट ईयर में सेल हो जाएगा कि नहीं, तो वो लास्ट ईयर में तुम्हारे पास पैसा आएगा कि नहीं, आएगा ना। तुम लोग थोड़ा सा अगर स्पेस बना सकते हो तो यहीं पे लिखने से थोड़ा बेटर रहता है। क्या हो रहा है ये, लिखने दे। अब ये किस रीजन से हो रहा है हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसमें लिख रहे तो टेबल ही बड़ा हो जा रहा है। हाँ अब हटा, देखो मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट इनफ्लो का 6,000, लेकिन ये लाइट हो गया। 6,000 जो है 0.467 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि वो 8 ईयर में मिलेगा। जो 6,000 स्क्रैप है कितना आएगा टोटल बताओ, कितना टोटल फिगर है बताओ। 13895, इसमें से करेंगे लेस पीवी ऑफ आउटफ्लो। आज कितने में मशीन खरीद रहे हैं, 80,000 में ना, 80,000 से माइनस कर दो, कितना आएगा, 58,952, ये आया एनपीवी, एनपीवी। दूसरा एंड यहाँ पे रेफरल, रेफरल कमीशन, रेफरल कमीशन उसे 12,000 रुपया पर एनम मिल रहे हैं, 12,000 रुपया पर 8 साल में कितना मिलेगा, 96,000। इसमें ज्यादा कमाई है रेफरल करने में, कमीशन में। अच्छा यहाँ पर खैर, यहाँ पर मैंने टैक्स रेट अपने मर्जी से लिया था, टैक्स रेट अपने मर्जी से लिया था। अगर एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तो डोंट टेक, सर बिना टैक्स का ही बना देना, बिना टैक्स का ही कर दोगे। हाँ अभी मैं करके दिखाता हूँ ना, सुनिए सीएफडी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन एडलेस करोगे आंसर उतना ही आएगा। ये हो गया ना। अब सुनिए इधर, अगर ये टैक्स रेट नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग करते 40,000 माइनस करते 7,500, अमाउंट बिकम्स 32,500, बस यही हो गया सीएफएटी, यही हो गया। अब अगर इसी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो मैं इसी में करूंगा 32,500 इंटू कितना आया था वो ऐड करके 5.334 ना, यहां पर करेंगे 5.334 प्लस 6,000, और 6,000 का जो 8वां साल का पीवी था 0.467, 0.46, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, बंद कर दो, बारिश बहुत तेज आ रहा है। अब क्या फायदा, डेप्रिसिएशन पहले लेस करोगे, मत खोलो अभी, और देर ठंडा रहेगा रूम, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और डेप्रिसिएशन इमीडिएटली क्या करोगे, ऐड, तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे जब टैक्स बीच में आता है तब डेप्रिसिएशन एडलेस का फर्क समझ में आता है, यहां पर तो कोई फर्क समझ में ही नहीं आएगा, दोनों में कोई डिफरेंसेस ही नहीं रहेगा, कोई समस्या इसमें। तो इसमें देखो कितना आएगा, खैर करके देखो, इसमें हम लोग करेंगे 32,500 इंटू करेंगे 5.334, ये 173 आ गया, और दूसरा करेंगे 6,000 इंटू 0.467, इन दोनों को ऐड करेंगे, यह आएगा 176, 176, 157, इसमें पीवी घटा देंगे, आउटफ्लो 80,000 था ना मशीन का दाम, आउटफ्लो 80,000 माइनस कर देंगे 80,000, आंसर आ जाएगा 96,157। तो अब बोलेंगे नहीं कर लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि 96,157 बरठ ही 96 था ना, देखो कमीशन तो 96 होगा, इस बार देखो कमीशन से ज्यादा हो गया, तो क्या डिसीजन आएगा, डिसीजन आएगा मशीन शुड बी परचेज्ड, मशीन शुड बी, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया ना। अच्छा आप बोलोगे सर तो पहला वाला,
मैं जस्ट बताया कि अगर इसी में टैक्स रेट डालेगा देन योर कैलकुलेशन फ्रॉम ईयर टू ईयर पूरा करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ नबी? हाँ दोनों कर लो ना। देखो यहाँ तो एग्जाम में तो हम अपने मर्जी से एज्यूम नहीं बता सकते ना, ये तो मैं समझाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। कॉपी कर लियो स्टार्टिंग से। एग्जाम में रेड वाला करेंगे और इजी वे में। एग्जाम में हम उतना नखड़ा क्यों करने जाए, एग्जाम में सिर्फ रेड वाला, ठीक है ना। हाँ जरूर। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इसका टोटल आना चाहिए 3.038, इसका सम टोटल मैच कर रहा है, किसका सम टोटल मैच 12%। और अगर ये नहीं गिवन होता तो हम लोग कैलकुलेटर पे हर बार गेस करते, मान के चलो हम 10% ट्राई करते, 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 एंड देन जीटी मैच नहीं कर रहे, हम 11% करते तो 1.11 डिवाइड 1 2 3 4 जीटी अभी भी मैच नहीं किया। बट जैसे 12% मतलब 1.12 डिवाइड 1 2 3 4 एंड देन जीटी मैच करेंगे। ठीक है क्या? अगर नहीं होता तो ऐसे करते, अब समझ में आया क्या, नहीं होता तो ऐसे करते। अब कंसेप्ट क्लियर है ना? हाँ इस पे ध्यान देना है, इसमें पूछना है, क्योंकि अगर जब तक समझ नहीं आएगा ना कैलकुलेशन क्यों हो रहा है कुछ भी फायदा नहीं है। और अगर एक बार कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा तो तुम लोग अपने अपने स्टडी मटेरियल में खुद से सम सॉल्व कर सकते हो। देखो वो चीज तो करना ही पड़ेगा। देखो जिसको ढंग से पढ़ना होता है ना वो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा होता है, कोचिंग के कंपेयर में 4 टाइम्स 5 टाइम्स सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए। मतलब अगर 1 घंटा ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा तो 5 घंटा घर पे पढ़ना है, अगर 3 घंटा चल रहा है तो मतलब 15 घंटा का लिमिट होता है। बट जितना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा ना क्वेश्चंस आता रहेगा। और तुम लोग देखना अगर सिर्फ पढ़ाया जब जाता है ना सब हर चीज आता है, खुद करने बैठोगे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा। अच्छा एक छोटा सा कोई हेल्प कर देता, तो वो चीज कब आएगा, जब तुम लोग घर पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। हाँ जी। पर तुम नए के भरोसे मत बैठे रहो, जो भी सीखने वो क्लासेस तो फिर से मिलेगा। वो एक क्लास क्या, वो तो देखो पीछे जो बैठा है भाई साहब वो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उसको बुला लिया कि कैलकुलेशन पार्ट तो सीख पाएगा। मतलब हमेशा ये सोचना कि फिर से मिलेगा क्लास, उसके लिए हम वो नहीं छोड़ेंगे जो हमें समझ सकते हैं। हाँ रिकॉर्डेड भी नहीं समझ में आएगा, फिर से क्लास होगा ना तो तब कर लेना फिर से। इसके बाद एक चैप्टर और है जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी, ये करा देंगे एंड देन चैप्टर न्यू से स्टार्ट हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो लोग पिछला बैच का था ना उनका पूरा पार्ट क्लोज, वो लोग घर पे अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे एंड उनके पास अदर ऑप्शंस हैं, वो चाहे तो आ सकते हैं नहीं चाहे तो नहीं आ सकते, एज पर देयर टाइम, तुम्हारा शेड्यूल और टाइम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। बारिश देखना है, बारिश देखना है तो उस रूम में जाना पड़ेगा, वहां से जाके देखना। क्यों करेंगे फिर के? ये आएगा बुखार वगैरह तो समझ में आएगा। जब स्कूल में जाते थे तो बैग में एक प्लास्टिक रखते थे, और उस समय उतना एडवांस बैग नहीं मिलता था कि वाटर प्रूफ हो कुछ हो, बैग में पानी चला जाता था, तो क्या करते थे 2 प्लास्टिक रखते थे, सारा चीज उसमें डालते थे,
एंड देन भीगना स्टार्ट करते थे। और उस समय तो फोन का भी चक्कर नहीं था कि फोन भीग जाएगा, क्योंकि फोन होता ही नहीं था। फर्स्ट टाइम फोन जब हम 11 नहीं 12 में जब गए थे तब मिला था फर्स्ट टाइम। तो फोन का चक्कर नहीं था, तो आराम से तब भीग के जाते थे। क्या हुआ? इसीलिए तुम अभी अपने से खुद से भीग के जा रहे हो ना? क्या तुम चाहो तो अभी भी वो दरवाजा मैं खोल देता हूँ, तुम उस खिड़की के बाहर बैठो बारिश में, ठीक है ना? वहां से क्लास कर लो, भीग भीग के क्लास कर सकती हो। चलिए स्टार्ट कीजिए सम सॉल्व करना। आप आराम से सेंटर में बैठिए, जब बारिश तेज होगा तभी सेंटर से निकलिएगा, ठीक है? वैसे आइडिया खराब नहीं है तुम्हारा भी। पूल क्लासेस बोल के चलाना पड़ेगा, ठीक है ना? इधर सामने पूल बना देना होगा, इधर प्रोजेक्टर रहेगा, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नहाते हुए पढ़ाई करो। अभी तो सारा जो वो क्या बोलते हैं, अभी पैड जो नोट पैड आ रहा है, डिजिटल पैड आ रहा है, वो भी वाटर प्रूफ आ रहा है, पानी में भी डाल दो तो कुछ नहीं होगा। ये वाला फोन वही है, लेकिन मैं डर के मारे पानी में कभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। अरे तो करने से कर सकते हैं, लेकिन वो अरे भाई नहीं करना, छोड़ ही दो, ऐसे ही रखते हैं। वो वारंटी का प्रॉब्लम वो नहीं है, उसके बाद सर्विस सेंटर में लेकर जाना आना, और जितने थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। अ कंपनी is considering the proposal of taking up new project which require an investment of 4 lakh। 4 lakh का इन्वेस्टमेंट मतलब your amount outflow हो रहा है on machinery, obviously वहां पर मशीन का रिक्वायरमेंट है, and the project is expected to yield following earning and this time over the next 5 years। अभी बताओ ये जो अर्निंग है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, मतलब इससे ना डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है ना टैक्स माइनस किया गया। हर साल का अर्निंग सेम है क्या? तो इस बार क्या वो शॉर्टकट लगा पाओगे क्या? इस बार तुम्हें कॉलम बना के ही करना पड़ेगा। तो ये कॉलम में जब लिखोगे तो ये होगा ईयर, ये 1 2 3 4 5 है ना, 4 5, और ये सारा फिगर किस में है? लैक्स में। तो तुम लोग यहां पर लिख सकते हो ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, किया जाएगा इन लैक्स। तो ये मतलब करोड़ में या 160 लिखें? एक काम करो, तुम भी यहां पर लिख दो इन लैक्स, और तुम भी यही डेटा लिख लो, क्यों हम लोग ज्यादा मेहनत करें। हो गया। अगला, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल 12.5% and assets has to be depreciate 20% on written down value मेथड। तो सबसे पहले तो तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सुनिए पहले देख लीजिए, फिर कॉलम करने में इजी रहेगा। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट कितना है? 400 लाख। कितना है? 400 लैक्स। अब मुझे बताओ कहीं पे स्क्रैप वैल्यू है क्या? रीड द इंटायर क्वेश्चंस, चेक एनी स्क्रैप वैल्यू इज अवेलेबल और नॉट। है? कहाँ कहाँ बेटा? जीरो। हाँ ठीक, वेरी गुड। इसका मतलब नहीं है, या तो मिल गया जीरो तो कॉन्फिडेंट में आ गए, और नहीं तो पूरा इंटायर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या पता जहां सम्स खत्म हो रहे हैं उसके नीचे लिख देगा रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर एंड ऑफ 5th ईयर। समझ में? और पूरा सवाल बना के निकल जाओगे। क्यों बना के निकल जाओगे? क्योंकि अभी निकालना क्या है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? डब्ल्यूडीवी पे। तो डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? हम कैलकुलेट करना है डब्ल्यूडीवी पे। कैलकुलेटर लो, कैसे डेप्रिसिएशन होगा मैं बताता हूं। देखो डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, 400 का 20% कितना होता है? ऐसे करना, 400 इंटू 20%। बोलेंगे सर ये तो इजी है, अरे फिर भी करो। आ गया 80, तो पहले वाले डेप्रिसिएशन में लिखो 80। हो गया? लिख लिया 80। अब करो माइनस इक्वल टू, तो डायरेक्टली तुम्हारे पास आएगा 320। कितना आएगा? अब फिर से करो इंटू 20%, आंसर आएगा 64। राइट हियर 64 आ गया। फिर करो माइनस इक्वल्स टू, योर कैलकुलेटर शोइंग 256। कितना दिख रहा है? एंड नाउ अगेन 20%, अमाउंट इज 51.2। पॉइंट में लिखो, लैक्स का फिगर है बेटा, 51.2।
एंड देन अगेन माइनस इक्वल्स टू जो भी डेटा आया अगेन 20%, आंसर आएगा 40.96 माइनस इक्वल्स टू एंड देन लास्ट वन इनटू 20%, यह आ जाएगा 32,768। हमें डेप्रिसिएशन यही मिलेगा। अब समझ में आया? नहीं तो ईच एंड एवरी टाइम WDV में निकालना डिफिकल्ट हो जाता माइनस करते करते। तो समझ में आ रहा है? पहले इनटू करो और वहीं माइनस इक्वल टू करो, वो ऑटो माइनस कर दिया, फिर इनटू 20% करो, फिर डेटा आया माइनस कर लो, मतलब कैलकुलेटर तुम्हारा घटाने का काम ऑटो कर दे रहा है। अब अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो कैसे करना पड़ेगा? 300 पहले साल का तो इजी है, 80 लिख दिए, फिर माइनस करोगे, बोलोगे अब आया 320, फिर 20% करोगे, फिर मेमोराइज करना पड़ेगा 320 माइनस दिस फिगर, गलती होने का चांस ज्यादा है। और ये जो मैं प्रोसेस बताया इसमें तुम लोग इजिली कर सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेटर कहाँ है? अच्छा देखो इधर, टैक्स एप्लीकेबल, तो अभी हम लोगों को लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, सुन लो ये काम मैं नहीं करूंगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर यहां पर लिखोगे टैक्स। अच्छा देखो टैक्स रेट कितना परसेंट है? 50। तो अगर मान लो कि 100 है, 50 रुपीज 50% टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स 50% आएगा। तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाओ मत, इसका नाम ही लिख दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसके बाद लिखना CF80। कैसे निकलेगा? आफ्टर टैक्स में ये डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, आफ्टर टैक्स में ये डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी आफ्टर नहीं, आफ्टर, ये है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है CF18। नहीं नहीं प्रॉफिट, अब हाँ ये तो इससे इसको माइनस कर दो, पहला वाला 80 आ जाएगा, इससे माइनस करो। कितना बेटा? हाँ हाँ 50%। अब सुनो, डाउट से तो क्लियर कर सकते हो। हो गया? नेक्स्ट, बाकी है किसी का? तुम दोनों का हो गया? कैलकुलेशन समझ में आया क्या? मतलब ये कैलकुलेशन पूरा कर पाया क्या? कैलकुलेटर लाए हो गया? इसको माइनस कर करके लिखते हैं इसको आफ्टर टैक्स। ये जो मैं एक्सप्लेन किया ये क्लियर है क्या? वो स्टेप तक क्लियर है? अब देखो ये CF80 आता, यहाँ लिखते PV फैक्टर, क्या लिखते हैं? ये जो PV फैक्टर है ना कितने परसेंट का था? NPV कितने का है? 12%। तो 12% वाला PV फैक्टर कॉपी कर लेते, 0.89, 0.80, 0.71, 0.64, 0.57। और ये जो अब डिस्काउंटेड निकलता है ना, इसका टोटल करना था। जो डिस्काउंटेड निकलता है इसका टोटल, ये जो टोटल आता इसी का नाम होता PV ऑफ कैश इनफ्लो। ये जो टोटल आता है इसका नाम, इससे हम लोग कर देते लेस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। कितना? 4 लाख था ना, इन 400, 400
400, तो क्या आंसर? ये माइनस करने पे जो आता है इसी का नेम होता एनपीवी, इसी का नाम क्या हो जाता? एनपीवी। हो गया क्या? नहीं हो रहा है सॉल्व क्या? कौन सा पार्ट दिक्कत हो रहा है हमको बोलो, तब तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिस्काउंटेड सेफ्टी कैसे निकलेगा? उसका टोटल कर लिए तो उससे माइनस करो, आउटफ्लो 400 गिवन है, ये तो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है 400 लाख। आईआरआर, अब सुनो, आईआरआर क्या क्या फंड है वो सुनो पहले। अभी एनपीवी निकला, यानी यहां पर कितना आया, वैसे इनफ्लो पर बताना, ये इनफ्लो कितना आया? 401 पॉइंट। इसका मतलब ये आईआरआर के नजदीक है, बट ये आईआरआर नहीं है। आईआरआर मतलब एग्जैक्टली कितना आना चाहिए? 400। तो हम लोग इसको आईआरआर भी मान सकते हैं, क्योंकि बस 1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट पे आया? 12% पे किए तो ये आया, 12% पे किए तो नहीं, इससे रेट बढ़ाना पड़ेगा तब फिगर कमेगा। मतलब अब मान लो 13% करेंगे, क्या करेंगे? 14 दिया हुआ है, 14% करेंगे, और 14% पे कितना आ रहा है वो फिर बताना पड़ेगा। मतलब इसके बाद में तुम्हें एक और कॉलम करना पड़ेगा, चाहे नीचे करो या ऊपर करो। अब फिर से लेना पड़ेगा पीवी एट द रेट 14%, और फिर उसका निकालना पड़ेगा डिस्काउंटेड, और फिर उसका करना पड़ेगा टोटल। समझ में आया क्या? फिर से 14% का पीवी, एंड फिर 14% का डिस्काउंटेड, और फिर उस 14% का टोटल, उस 14% का टोटल कितना आएगा? 382, इतना एग्जैक्टली। तो अभी मैं यहां लिखता हूं, अब मैं लिख दिया 382, बट हमें चाहिए कितना? 400। हमें चाहिए कितना? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंट्रोपोलेशन। क्या करेंगे? मेथड ऑफ इंट्रोपोलेशन। मेथड ऑफ इंट्रोपोलेशन क्या बोलता है? 12% तो कंफर्म है, हमें चाहिए 400, आ गया है 401, दोनों का डिफरेंस 401.28 माइनस 382, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। अब जो सॉल्व करके आएगा दैट इज द आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब जो आएगा यही होगा आईआरआर। वेरी गुड। 12 एंड 14 का डिफरेंस 2 है, वो 1 होता अगर डिफरेंस 1 होता, वो 5 होता अगर डिफरेंस 5 होता। ये लास्ट डे वाले क्लास में डिस्कस किया था 20-25 एक ही बार एकदम बड़ा परसेंटेज से जंप कर रहे थे, 17 से 25। तो वैसे केस में हम परसेंटेज के डिफरेंस को लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब यहां तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी। और ये धीरे धीरे घर पे प्रैक्टिस करना। डिविडेंड पॉलिसी का फर्स्ट क्लास से करना समझ में आएगा, ठीक है? अब ये वाला प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बहुत है। तुम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? 2-2 3-3 छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो। मतलब एक जैसा सम्स आ रहा है, पढ़ लिए, सम्स तुमसे लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, छोड़ दो। अगर तुमको लग रहा है कि सम सॉल्व हो जाएगा, देन वहीं से छोड़ सकते हो।